गुड मॉर्निंग छात्रों, आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य और पाठ है आपका 4 सूरदास लेसन 4। साथियों, इसमें सूरदास जो हैं भक्ति काल की काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं और भक्ति काल की जो कृष्ण भक्ति धारा है, जैसे राम भक्ति धारा तुलसीदास उसके हैं, उसी तरह से कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास। तो साथियों, यहाँ आपको 4 क्वेश्चन पिछले वीडियोज में करवा दिए गए हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों, ये जो सूरदास हैं इनके कला पक्ष की और भाव पक्ष की जो विशेषताएं हैं, तो उनमें से भाव पक्ष की विशेषताओं का विवरण करवा दिया गया है जो पिछले वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं कला पक्ष की ओर। तो साथियों, आपका ये क्वेश्चन जो 5वां है वो कला पक्ष से संबंधित है। देखेंगे आप भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में ही क्या अंतर है वो मैंने बता दिया है, आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। और आगे आप देखेंगे कला पक्ष की बात करते हैं। तो साथियों, यहाँ प्रश्न है आपका, कला पक्ष की दृष्टि से सूर के काव्य की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ किस दृष्टि से करनी है सूर के काव्य की समीक्षा? कला पक्ष की दृष्टि से। ठीक है, कला पक्ष देख लेंगे आप, कला पक्ष की दृष्टि से करना है काव्य की समीक्षा। तो बच्चों, बात करते हैं आंसर की। देखेंगे आप आंसर में, यहां जो है साथियों सूरदास जो हैं भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं और तुलसीदास ने तो अवधी और ब्रजभाषा दोनों में काव्य रचना की है, ये भी आपके कवि हैं। तो साथियों, यहाँ जो है किंतु सूर ने जो केवल ब्रजभाषा में ही काव्य रचा है, उनकी ब्रजभाषा परंपरा से चली आई ब्रजभाषा का विकसित साहित्य रूप है। सूर की जो रचना है संगीत शास्त्रीय विविध रागों से गुंफित होने से श्रेष्ठ गीति काव्य है। साथियों, गीति काव्य उसको कहते हैं जो गाए जाने वाला होता है। कोई भी राग है जिसको हम गा के सुना सकते हैं, जो गाया जाने वाला हो उसको क्या कहते हैं? गीति काव्य। तो साथियों, यहाँ सूरदास ने ब्रजभाषा में जो काव्य की रचना की है, तो वो रचना जो है ना बहुत से विविध रागों से गुंफित है, इसलिए वह श्रेष्ठ रचना है और गीति काव्य उसे कहा गया है। बच्चों, सूर की ब्रजभाषा उच्च कोटि की है। वह शब्द प्रयोग, लोकोक्ति, मुहावरे, शब्द शक्तियों के प्रयोग, काव्य गुणों के अवसर के अनुरूप प्रयोग, सटीक उपमान योजना, सटीक बिल्कुल सीधी सटीक उपमान योजना, चित्रात्मकता आदि की दृष्टि से उच्च कोटि की है। तो बच्चों, यहाँ जिस भाषा में इतने सारे गुण हों वह भाषा बिल्कुल ही उच्च कोटि की ही होगी। तो साथियों, यहाँ उनकी भाषा को देखकर लगता है कि भाषा पर उनका असाधारण अधिकार है, कोई साधारण बात नहीं है, असाधारण अधिकार है भाषा पर। बच्चों, भाषा में वक्रता है, एक सौंदर्य है। सूर का काव्य मुक्तक काव्य है और उसमें पद शैली का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, यहाँ गेयता उनकी भाषा शैली की विशेषता है। गेयता मतलब गा करके पंक्तियों को सुनाना, तो ये उनकी भाषा शैली की विशेषता है। और उन्होंने अनेक रागनियों का प्रयोग कर काव्य और संगीत का सम्मिलित प्रयोग किया है। साथियों, अनेक रागनियों का मिश्रण है इनकी काव्य रचना में और उस मिश्रण के चलते ये जो इनकी रचना है वो एक काव्य और संगीत का मिला जुला प्रयोग है। तो साथियों, यहाँ अब हम बात करेंगे आपसे सूरदास के काव्य का कला पक्ष। तो बच्चों, यहाँ पॉइंट देखेंगे सूरदास के काव्य का कला पक्ष।
तो यहाँ जो है काव्य पक्ष में सूरदास का भाव पक्ष जितना मधुर, सरस एवं कोमलतम अनुभूतियों से भरा है, वहीं उनका कला पक्ष भी उतना ही समृद्ध तथा परिष्कृत है। यहाँ उनकी कला पक्षीय विशेषताएं स्पष्ट की जा रही हैं जो आपके सन्मुख हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। पहला पॉइंट है आपका भाषा सौष्ठव। भाषा सौष्ठव देखेंगे आप आगे। भाषा सौष्ठव में बच्चों भाषा सौष्ठव की दृष्टि से कला पक्ष में सूर ने परंपरा से प्राप्त ब्रज भाषा का परिष्कृत साहित्यिक एवं ललित रूप प्रस्तुत किया है और कहीं कहीं उन्होंने संस्कृत के शब्दों का अपने से पहले के शब्दों और पुराने रूपों का प्रयोग किया है। बच्चों उन्होंने अन्य प्रदेशों की भाषा के शब्द भी काम में लिए हैं और शब्दों को तोड़ा मरोड़ा भी है। कहीं कहीं व्याकरण संबंधी दोष भी उनकी भाषा में आ गए हैं। इन सब के बावजूद उनकी भाषा में स्वाभाविकता है, प्रवाह और वक्रता है। तो साथियों ये हुई आपके भाषा सौष्ठव की बात। अब हम बात करेंगे इनकी भाषा सौष्ठव में कितने प्रकार की भाषाएं हैं, कौन कौन सी बोलियां हैं, उन सभी से संबंधित आपको समझाया जाएगा, अध्ययन करवाया जाएगा। तो बच्चों बात करते हैं पहली भाषा तत्सम शब्दों का प्रयोग। पहले पॉइंट पे चलते हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग। तो बच्चों यहाँ देखेंगे तत्सम शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया है इन्होंने। बच्चों सूर के काव्य में बहुत से तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जैसे कि पीतांबर, मातुल, ज्योति, पवन, अगोचर, मनसा, कपोल, चक्रवात, चिंबुक, मधुप, खद्धोत, पावस, दिनकर, काक, कोकिल आदि ये सभी क्या हैं तत्सम शब्द हैं साथियों। तो बहुत से तत्सम शब्द सूर की भाषा में देखने को मिलते हैं और ये तो हुई तत्सम शब्द की बात। और अब हम बात करेंगे अर्ध तत्सम शब्द की। जो आधे तत्सम शब्द हैं अर्ध तत्सम शब्द उनको कहा जाता है। अर्ध तत्सम शब्द देखेंगे आप साथियों। यहाँ पे अर्ध तत्सम जो शब्द हैं वो सूरदास जी के अनेक जगह अर्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया हुआ है और इन शब्दों में एक कोमलता सी आ गई है। ऐसे शब्द हैं देखेंगे आप, जैसे कि नीलमणि, अगनि, प्रमोदित, लक्ष्मी, दर्पण, रतन, जलकन, आशीष, प्राणपति, पक्षी, परितीत आदि ये अर्ध तत्सम है, पूरे तत्सम शब्द नहीं है। तो साथियों इनके माध्यम से अब आगे हम देखेंगे तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द जो हैं उनसे मिलवाते हैं आपको। ओनली एक मिनट सॉरी, यहाँ पे तत्सम और अर्ध तत्सम दोनों की बात हो चुकी है बच्चों। और अब हम बात करेंगे तद्भव शब्द की। तो तद्भव शब्द में चलते हैं, ले चलते हैं आपको। तद्भव शब्द देखेंगे तीसरे नंबर पर।
तद्भव शब्द। यहाँ तद्भव शब्दों की बात की जा रही है आपसे। तो बच्चों, सूर की भाषा में ऐसे शब्दों की संख्या बहुत है, जैसे कि रैनी, सिर, नाव, बिछड़े, श्रृंगार आदि तद्भव शब्द हैं। और अब ले चलेंगे आपको चौथे पॉइंट पर, मिश्रित देशज शब्द। चौथा पॉइंट है आपका मिश्रित और देशज शब्द। मिश्रित मतलब मिले जुले और देशज मतलब देश से संबंधित, जिस देश के शब्द हैं वो मिले जुले हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो बच्चों, भाव की अभिव्यक्ति हेतु कभी कई बार एक से अधिक भाषा के शब्दों को मिलाकर शब्द के मिश्रित रूप का प्रयोग कर लेता है, जैसे कि अनाहक बिना हक के, अनलायक जो लायक है। ऐसे ही शब्द हैं। कुछ देशज शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो ब्रज के गांवों में प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से बहुत ही अच्छे शब्द हैं देखेंगे बच्चों। छैया मतलब छाँव, बोहनी, बोहनी जानते हो, जैसे मार्केट में दुकानदार के पास जाते हैं, जो पहली बार जो कस्टमर आता है कोई चीज़ खरीदता है, उस पैसे को बोहनी बोलते हैं, बोहनी हो गई। और इसका एक दूसरा भी अर्थ है बोहनी, जो खेतों में चीज़ें बोई जाती है उसको भी बोहनी बोलते हैं। तो बच्चों, यहाँ छमक, छुनक, कंठुला, डहकावे, रुनक झुनक, टकटोरत, खुनुस, टुक टूक, झंगुली, ऐसे ही शब्द हैं। ये बहुत ही मिश्रित और देशज शब्द हैं बच्चों। तो यहाँ ये सुंदर शब्दों के साथ इन्होंने काव्य में रोचकता बढ़ाई है। और अब हम बात करेंगे आपसे पॉइंट 5 की, हिंदी बोलियों के शब्द। तो बच्चों, यहाँ देखेंगे हिंदी बोलियों के शब्द कौन कौन से आए हैं। हिंदी बोलियों के शब्द देखेंगे आप आगे, हिंदी बोलियों के शब्दों को। तो यहाँ जो है हिंदी बोलियों के शब्द, सूर ने ब्रज भाषा में खड़ी बोली, कन्नौजी, अवधी आदि के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो साथियों, यहाँ जैसे कि कुछ शब्द आए हैं हिंदी बोलियों के, देखेंगे आप। कहबी, रहबी, साहिबी, गहबी, अय्या, उवा, द्वार, ब्याली, ब्यारी, और लखाया, गाया, चौकत, पतूखी, बड़, अस, हुतो, तोर, मोर आदि शब्द ऐसे देखे जा सकते हैं जो हिंदी बोलियों के शब्द हैं। और अब हम ले चलेंगे आपको आगे गुजराती पंजाबी शब्द। गुजराती पंजाबी शब्द कैसे आए हैं तो देखेंगे इनके काव्य में गुजराती पंजाबी शब्दों को। गुजराती पंजाबी शब्द
देखेंगे बच्चों आगे। इनमें जो है ना गुजराती पंजाबी शब्दों में सूर की भाषा में महंगी के अर्थ में प्यारी जैसे पंजाबी भाषा के शब्द प्रयुक्त हुए हैं, और जैसे कि पेला, बियो जैसे गुजराती के शब्द हैं, ज़्यादा नहीं हैं लेकिन कुछ शब्द इनके गुजराती पंजाबी के हैं। अब हम बात करेंगे अरबी फारसी के शब्द। तो अरबी फारसी में आप देखेंगे आगे अरबी फारसी के शब्द। तो बच्चों यहाँ अरबी फारसी के शब्द कुछ आए हैं तो उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। साथियों यहाँ खबर, अर्ज, आखिर, बकवाद, कागद, असल, खराब, आवाज, गुलाम, जमानत आदि शब्दों का सूर की भाषा में प्रयोग हुआ है। तो ये सभी शब्द जो हैं आपके, ये सभी अरबी फारसी शब्द हैं। और अब हम ले चलेंगे आपको लोकोक्तियाँ और मुहावरे की ओर। तो बच्चों इनके लोकोक्तियाँ और मुहावरे देखेंगे आप आगे कैसे आए हैं, कैसे प्रयुक्त हुए हैं। बच्चों यहाँ बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, लोकोक्तियाँ और मुहावरे। तो लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किस प्रकार से किया है देखेंगे आप। साथियों सूर लोकोक्तियों और मुहावरों का कुशलता पूर्वक प्रयोग करने में कुशल हैं। इन्होंने जैसे कि अपनो दूध छाड़ को पीवे, खार कूप को पानी, यानी अपना दूध छोड़कर कौन पीता है खारे कुएं का पानी, ये एक मुहावरा है या लोकोक्ति है, जैसे भी है आप देखो इसमें जो है ना अपनो दूध छाड़ को पीवे, खार कूप को पानी, ये मुहावरा है। तो साथियों आगे देखेंगे आप, धान को गांव पयारते जानो। धान को गांव, धान किसको कहा जाता है? जैसे जो आप चावल खाते हो ना, उसका जिस खेत में उसको उगाया जाता है तो उसको धान का खेत कहा जाता है। धान मतलब धनकर, धनकर मतलब जिसमें चावल निकलते हैं उसका पेड़, पौधा, तो उसको क्या कहा गया है? धान। धान को गांव पयारते जानो। प्यार मतलब उसका जो चारा जो होता है ना, उसको प्यार बोला जाता है गांव में, जहां ये धान होता है वहां। तो धान को यानी धनकर, अनाज की बात हो रही है, चावलों की बात हो रही है, जिसमें वो चावल निकलते हैं उसी को धान का खेत कहा जाता है, धान कहा जाता है। और उस चावलों के ऊपर चावल लगते हैं और नीचे का जो पोर्शन होता है जिसमें खरपतवार होता है, जिसको बोलते हैं चारा के काम में आता है या किसी और काम में आता है, उसको क्या बोलते हैं? प्यार। तो बहुत ही अच्छी चीज है ये, गांव में सुनने और देखने को मिलती है बच्चों। तो इसको धान को गांव प्यारते जानो, जहां बाहर प्यार पड़ा मिल जाए वो ज्यादा काम में नहीं आता। जब हरा रहता है काट के पशुओं को खिला दिया जाता है और सूख जाता है तो वो किसी छावनी के काम में आता है, कभी किस काम में आता है। तो बच्चों यूं ही पड़ा रहता है, बाहर डाल देते हैं लोग। तो धान को गांव प्यारते जानो, यानी जहां वो प्यार फैला हुआ मिल जाए तो समझ लो इस गांव के अंदर धान पैदा होता है, यानी चावल पैदा होता है, इसका ये मतलब हो गया। तो आगे आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे मुहावरे दिए हैं इन्होंने। और क्या कहा? काकी भूख गई बयार भक। अरे काकी भूख तो चली गई, अब क्या खाऊं, यानी बयार हवा खाओ। और क्या कहा उन्होंने? इन सभी लोकोक्तियों मुहावरों के जैसी लोकोक्तियों का बड़ा भावमय प्रयोग हुआ है पूरे काव्य में। और कुछ कहावतें जैसे कि घास काटना, गाड़े दिन के मीत, तारे गिनना, देत जरे पर लोन, पवन को भुस भयो आदि मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। ये ऊपर जो सुनाई है ये लोकोक्तियां थी आपकी,
और ये घास काटना, गाड़े दिन का वेद, ये थे आपके सब मुहावरे। अब हम बात करेंगे आपसे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है आपका शब्द शक्तियां। शब्द शक्तियां या तो आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो शब्द शक्तियां बच्चों 3 प्रकार की होती हैं। लक्षणा शक्ति, अविदा शक्ति और व्यंजना शक्ति। अविदा, लक्षणा, व्यंजना। अविदा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति, फिर व्यंजना शब्द शक्ति। इन तीनों शक्तियों का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो आप देखेंगे आगे सूर्य ने अपने काव्य में शब्द शक्तियों का किस प्रकार से प्रयोग किया है, कैसे उदाहरण दिए हैं। आगे बात करते हैं बच्चों। सूर्य के काव्य में तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। जैसे आप देखेंगे अविदा शब्द शक्ति का एक उदाहरण, जसुमती मन अविलास करे, कब मेरो लाल गुटरुवन रहेंगे, कब धरनी पग द्वेक धरे। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा उदाहरण है अविदा शक्ति। बच्चों अविदा शब्द शक्ति जो है, इसका जो उदाहरण होता है तो उस उदाहरण का सीधा सीधा अर्थ समझ में आता है, वो अविदा शब्द शक्ति होती है, जिसमें ज्यादा दिमाग का जोर नहीं लगाना पड़े और जो सीधा सीधा अर्थ बोलते ही समझ में आ जाए, वही होती है अविदा शब्द शक्ति। तो यहाँ अविदा शब्द शक्ति का जो उदाहरण दिखाया है, आपको बताया है, जसुमत मन अभिलाष करे। यशोदा माँ जो है ना, मन में इच्छा करती हैं, मन में अभिलाषा करती हैं। क्या करती हैं कि अपने पुत्र कृष्ण के लिए क्या करती हैं कि कब मेरो लाल घुटरुवन रहेंगे, मेरा कृष्ण कब घुटरुवन के बल चलेगा जमीन पर, ऐसा मन में सोचती हैं, मन में इच्छा रखती हैं। कब मेरो लाल घुटरुवन रहेंगे, रहेंगे का मतलब चलना, कब मेरा पुत्र धरती पर घुटनुओं के बल चलेगा। और क्या कहती हैं, कब धरनी पग द्वेक धरे, और कौन सा शुभ दिन आएगा जिस दिन मेरा पुत्र कृष्ण धरती पर अपने दोनों पैर रख के खड़ा होगा। माँ की कितनी कोमल कोमल अभिलाषाएं हैं, कोमल कोमल इच्छाएं हैं बच्चे के लिए। तो यहाँ जो है ये जो उदाहरण है ये अविदा शब्द शक्ति का है। साथियों अब हम बात करेंगे लक्षणा शब्द शक्ति का। एक उदाहरण देते हैं आपको। लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है बच्चों, बेबतियां छतियां लिख राखी, जे नंदलाल कहीं, पिया बिनु नागिन काली रात। बेबतियां छतियां लिख राखी, यशोदा माँ कह रही हैं कृष्ण की वो बातें, छतियां लिख राखी यानी हृदय पर लिख के रखी हुई हैं। कौन सी बातें? जे नंदलाल कहीं। बचपन में जब बच्चा बातें करता है ना माँ से, तो वो सारी बातें माँ के हृदय पटल पर छप जाती हैं हमेशा के लिए। माँ जीवन भर उन बातों को नहीं भूल पाती है, उसके मानस पटल पर वो सभी बातें एकदम से हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए छप जाती है। माँ बच्चे से बहुत प्यार करती है। साथियों उसी का ये परिणाम है कि भावुकता बस वो सभी बातें उसको याद रह जाती हैं जीवन भर के लिए। उसी बात को कहा जा रहा है, बेबतियां छतियां लिख राखी, जे नंदलाल कहीं। जो नंदलाल ने, हमारे कृष्ण ने जो बातें कही थी, वो सारी बातें हमारे हृदय में लिखी हुई हैं। और क्या कहा, बिना पिया बिनु काले नागिन काली रात। पिया बिनु, अपने पति के बिना, नागिन काली रात, वो रात्रि उस महिला के लिए जिसका पति नहीं है जीवन में, उस महिला के लिए वो जो रात्रि है वो काली नागिन के समान है। जैसे काली नागिन रात को जैसे किसी को डसती है, उसी तरह से वो काली रात भी उस महिला को डसती रहती है जब उसका पति साथ नहीं होता, पिया साथ नहीं होता है। तो यहाँ ये दोनों पंक्तियां हैं बच्चों, ये दोनों ही किसके उदाहरण हैं? लक्षणा शब्द शक्ति के। और अब हम बात करेंगे व्यंजना शब्द शक्ति की। तो साथियों व्यंजना शब्द शक्ति जो है, आपको बता दूं, ये जो है गद्य भाग में नहीं प्रयोग होती है, बल्कि पद्य भाग में व्यंजना शब्द शक्ति का ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण देखेंगे आप, छोटे छोटे दो।
बरु ये बरदाऊ बरसन आए, बरु ये बरदाऊ बरसन आए, और नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए, नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए। देखो यहाँ कहते हैं ना, जहां पंक्ति को पढ़ें और अर्थ नहीं निकले, कल्पना शक्ति कमजोर पड़ जाए, अर्थ को खोजना पड़े, ढूंढना पड़े, मेहनत करनी पड़े, समझ लो वही व्यंजना शब्द शक्ति है। किसी लाइन को आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते पढ़ तो लिया, लेकिन उसका अर्थ अगर समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट सीधा सिंपल आपकी कल्पना शक्ति में नहीं आ रहा है अर्थ, तो आप समझ लो कि वहीं पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ ये दोनों ही पंक्तियां हैं, इनका मैं बताती हूँ आपको, देखेंगे आप आगे। बच्चों यहाँ बरु ये बरदाऊ बरसन आए, बरु मतलब श्रेष्ठ, ये बरदाऊ, बरदाऊ मतलब बलदाऊ जो कृष्ण के बड़े भाई थे, बरसन आए, बरसन आए मतलब बरसाने से, बरसन बरसाने से आए, या यूं भी कह सकते हैं कि झगड़ने के लिए आए। तो इसका अर्थ कल्पना शक्ति पर आधारित है, जितनी कल्पना शक्ति अच्छी होगी अर्थ वैसा ही निकल जाएगा। और फिर दूसरी लाइन है इसकी, नंद ब्रज लीजे ठोक बजाए, नंद बाबा को कहा जा रहा है ब्रज लीजे ठोक बजाए, इस ब्रज को ठोक बजा करके लेना, इस ब्रज को जो है ना ठोक बजा करके लेना, हल्के में मत लेना, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ बात हुई आपकी शब्द शक्तियों की। और अब हम चलते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है आपका अलंकार। साथियों, सूर्य के काव्य में अलंकार भी आए हुए हैं, लेकिन देखेंगे आप बहुत सारे अलंकार आए हुए हैं इनके काव्य में। तो अलंकारों की बात करते हैं, जैसे कि उन्होंने अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, रूप का अतिशयोक्ति, विभावना, अन्योक्ति, व्यतिरेक आदि बहुत से अलंकारों और अर्थालंकारों का प्रयोग किया है। साथियों, शुक्ल जी के अनुसार सूरदास को उपमा देने की झक सी चढ़ जाती थी, बहुत ज्यादा उपमाएं दिया करते थे। हरिजू की बाल छवि, हरिजू की बाल छवि, इसका मतलब है हरि मतलब कृष्ण, कृष्ण जू का मतलब जी, कृष्ण जी की बाल छवि यानी बचपन की छवि के वर्णन में उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकारों का खूब प्रयोग हुआ है साथियों। और जैसे कि उपमा का एक देखो, एक पंक्ति उदाहरण रूप में आपको बता दें उपमा अलंकार की, ज्यो झक पायो पान्यो, ये पंक्ति उपमा अलंकार की है। और अतिशयोक्ति अलंकार, संदेशन अनुपम मधुबन कूप भरे। कभी ऐसा होते हुए देखा है क्या आपने कि किसी ने बहुत ज्यादा पत्र लिख लिख के संदेशों से भेजे हो और गांव का कुआं भर गया हो उन संदेशों से? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बक्सा जरूर भर सकता है, लेकिन यहाँ कुएं की बात कही जा रही है। क्या? संदेशन मधुबन कूप भरे, यानी इतने संदेश भेजे गए कि मधुबन के सारे कूप मतलब कुएं ही भर गए। ये क्या हो गया? अतिशयोक्ति, अति हो गई। ये बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ अति हो गई चीज की। और आगे है जैसे कि सांग रूपक, सांग रूपक में दिया है आयो धोस बड़ो व्यापारी। ये किसके लिए कहा था? किसने? गोपियों ने उद्धव के लिए कहा था। आयो धोस बड़ो व्यापारी, बड़े आए व्यापारी बनके मुझे ज्ञान योग देने। उस समय ये पंक्ति किसने कही थी? गोपियों ने उद्धव को कही थी, जो सांग रूपक अलंकार इसमें आया हुआ है। और एक लाइन और देखेंगे, लाद खेप गुण ज्ञान योग की ब्रज में आय उतारी। ये इन दोनों लाइनों में ही सांग रूपक है। आयो धोस बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान योग की, गुण ज्ञान योग की खेप लाद करके लाया है कौन? उद्धव। और ब्रज में आय उतारी, इस ब्रज के अंदर के वो गठरी उतार दी है। बड़े आए व्यापारी, ज्ञान देने वाले, ये
गोपियों ने उद्धव को कहा है, उनका उपहास किया है। तो साथियों ये बात हुई आपकी सांग रूपक अलंकार की। और अब हम चलते हैं यमक अलंकार पे। बच्चों यमक अलंकार में नाम गोपाल जात कुल गोपहि, गोप गोपाल उपासो। कितनी अच्छी बात कही है। नाम गोपाल, कृष्ण का नाम क्या है? गोपाल। जात कुल गोपहि, उनकी जाति और कुल सब क्या है? गोप है, गोपी गोपिकाएं, वो ही जाति और कुल है। गोप गोपाल उपासो, वो गोप और गोपिकाएं वो सब कृष्ण के लिए ही उपासना मतलब उतावले रहते हैं, कृष्ण ही उनके सब कुछ हैं। इसलिए यहाँ यमक अलंकार आया है, क्योंकि यहाँ जो है नाम गोपाल जात कुल गोपाएं, उनका नाम भी गोपाल है, जात और कुल वो सब गोपी गोपिकाएं हैं। और गोप गोपाल उपासो, ये गोप गोपाल जो है ना, ये सभी एक दूसरे के हिती हैं। उपासो मतलब एक दूसरे के का भला चाहने वाले हितैषी हैं। और अब हम बात करेंगे आपसे 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट है आपका बच्चों शैली। शैली में देखेंगे कि सूर का काव्य गीत काव्य है, वह मुक्तक काव्य है। उन्होंने पद रचे हैं और उनमें संगीत तत्व का सुंदर ढंग से समावेश कर दिया है। साथियों उन्होंने इतनी राग रागनियों में रचना की है कि उन सभी राग रागनियों का नामकरण तक नहीं हो पाया है। इतनी सारी राग रागनियां दी हैं किसने? सूर ने अपने काव्य में। बच्चों यहाँ सूर ने अन्योक्ति शैली, शैलियों के नाम बताती हूँ। अन्योक्ति शैली, संलाप शैली, उपालंब शैली, विवरणात्मक शैली, संबोधन शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्य शैली आदि का प्रयोग किया है। कहीं कहीं उन्होंने दृष्टकूट या कूटपद शैली भी अपनाई है। साथियों यहाँ जिनका अर्थ प्राप्त करना सरल नहीं होता है, दृष्टकूट या कूटपद शैली जहाँ अपनाई है, वहाँ उन पंक्तियों का अर्थ जो होता है वो प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है, सरल नहीं होता है। सूर के काव्य में चित्रात्मकता, सांकेतिकता, मार्मिकता, स्वाभाविकता जैसी कई विशेषताएं पाई जाती हैं। तो बच्चों ये बात होती है आपकी शैलियों की। और अब हम ले चलेंगे निष्कर्ष पे। साथियों निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं कि काव्य सूर के जो काव्य में कला पक्ष की, सूर के काव्य का जो कला पक्ष है, कला पक्ष भी भाव पक्ष की तरह ही उच्च कोटि का है। व्याकरण संबंधी कुछ दोष भी उनके काव्य में आ गए हैं। भाषा कथ्य और भावों के अनुरूप है। और डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा ने सूर की भाषा के बारे में कहा है, क्या कहा है? ब्रजभाषा तो सूर से भी पूर्व थी, पर उसको साहित्यिक रूप देने का श्रेय सूर को जाता है। जो कोमलकांत पदावली, भावानुकूल शब्द चयन, सार्थक अलंकार योजना, धारावाही संगीतात्मकता और सजीवता सूर की भाषा में है। बच्चों उसे देखकर तो यही लगता है कि सूर ने ही सर्वप्रथम ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप दिया है। तो साथियों इन चीज़ों को समझ के हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से सूर के काव्य का कला पक्ष भाव पक्ष की तरह ही उच्च कोटि का रहा है, ये हम समझ पाए हैं। तो आगे बात करते हैं साथियों, ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों, देखेंगे आप आगे।